हम देश हित की बात करते हैं। शो का नाम है देश हित, जिसमें हम पूरे देश के हित की बात करते हैं, मतलब देश का भला। इसी देश हित में हम किसानों के हित की भी लगातार बात करते हैं। लेकिन हर नागरिक को यह भी पता होना चाहिए कि कोई भी इस देश के संविधान से ऊपर नहीं है, देश के कानून से ऊपर नहीं है। फिर चाहे वो दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान भाई ही क्यों ना हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर दूसरे दिन सुनवाई में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कृषि कानून फिलहाल लागू नहीं, यह आज की सबसे बड़ी खबर। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समाधान के लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई है, जहां सभी पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे। यह समिति अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। यह समिति सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। यहां तक सब ठीक है, लेकिन दिक्कत जानते कहां से शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के फौरन बाद किसान संगठनों ने साफ साफ कहा, चाहे जो हो जाए आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को नहीं मानेंगे। जो कमेटी के लोग हैं उन पर किसानों को भरोसा नहीं है। कमेटी के लोग भी बदल जाएं तब भी कमेटी को नहीं मानेंगे। किसान संगठन यही नहीं रुके। उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यहां तक कहा गया कि हमने कमेटी मांगी कब थी, वो कमेटी तो कानून के बिंदुओं पर चर्चा के लिए है, हम तो कानून ही नहीं चाहते हैं, तो कमेटी किस बात की, ये किसान कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी। अब हमारा सवाल ये कि क्या देश की सर्वोच्च अदालत से भी बड़े हो गए हैं क्या आंदोलनकारी किसान? किसकी सुनेंगे किसान? हल चाहते भी हैं किसान। और साथ ही सवाल यह भी कि देश को एक तरीके से बंधक बनाकर कानून वापस कराने की ये कैसी प्रथा चल पड़ी है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज देश में। दोपहर 1:30 बजे सुप्रीम फैसला, तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक। शाम 4 बजे गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर, किसानों का आंदोलन जारी है। तकरीबन 4 बजने वाले हैं, 4 बजे का समय होने जा रहा है। और क्या 4 बजे क्या स्थिति है हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की। देखिए किसान क्या कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। 4 बजे की तस्वीर आपके सामने दिखा रहे हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, उनको घर भेज दिया जाए, लेकिन अभी तक कम से कम इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और ये तस्वीर आखिर गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हो रहा है, वो तस्वीर आपके सामने है। अब आपको सिंघू बॉर्डर लेकर चलते हैं। शाम 4 बजे सिंघू बॉर्डर पर भी आंदोलन जारी था। वही झंडा, वही बैनर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, टेंट और उतनी ही भीड़ जितनी यहां फैसले से पहले दिखती थी। सिंघू बॉर्डर पर भी किसान अपनी जगह पर जमे रहे। कोर्ट ने रोक लगाई है, कोर्ट ने बिल वापस नहीं किया। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हमारी मांग है कानून वापस हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। एमएसपी पर कानून बने और ये तीनों कानून वापस हो, उसके अलावा हम कुछ भी मान्य नहीं है। भाई हम बिल्कुल ना जाए, इतने कानून खत्म ना होंगे, चाहे कोर्ट का हो या मंत्री का हो या प्रधानमंत्री का हो, कोई भी कहो, हम अपनी बात की नहीं हार रहे हैं और अड़े रहेंगे आखिर तक। किसानों की ये बातें सुनने के बाद देश हित में हमारा सवाल है, अगर कानून रुक गया तो आंदोलन क्यों नहीं रुक सकता? क्या ऐसे रवैये को कोर्ट की अवमानना नहीं मानना चाहिए? किसान मजदूर यूनियन संघ के नेता हर प्रताप सिंह बरार की बात भी सुन लीजिए। इनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे केंद्र सरकार का हाथ है। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो स्टे लगाई है वो एक और तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए। ये काम ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। हम तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक ये वापस नहीं होंगे, और वो भी संसद में वापस नहीं होंगे। जी न्यूज पूछता है, कोर्ट पर सवाल उठाना कहां से जायज है? क्या ये देश की सर्वोच्च अदालत का अपमान नहीं? जब वार्ता होती है, बातचीत होती है, तो उससे समस्या का समाधान भी निकलता है। और सरकार खुले मन से किसानों से बात कर रही है। कुछ लोग उनको भ्रमित करने का काम करते हैं, और जिनके मन में भ्रम भी है, हमारा लगातार प्रयास है कि उनके भ्रम को दूर किया जाए। केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाया,
तो आंदोलनकारियों ने उसे नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के अमल पर रोक लगाई तो ये फैसला भी मानने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान के लिए कमेटी बनाई तो कमेटी में जाने से इनकार कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे प्रदर्शनकारी किसानों से पूछना चाहिए कि क्या कृषि कानून का विरोध बहाना था? देश संविधान से चलेगा या जिद से? देश में रास्ता रोककर कानून रोकने की यह आखिर कैसी प्रथा चल पड़ी है? याद कीजिए, पिछले वर्ष दिल्ली में सीएए के विरोध में यही तो हुआ था। शाहीन बाग के लोग महीनों धरने पर बैठे रहे, ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब आ गए। शाहीन बाग में भी रास्ता रोककर दिल्ली ठप करने की कोशिश की थी। कोरोना संक्रमण ना फैला होता तो शाहीन बाग में यही लोग आज भी धरने पर होते, जबकि किसान आंदोलन तो कोरोना काल में भी जारी है। कमेटी में तो वही लोग हैं जो पहले इन फैसलों के पक्ष में थे। धरना ऐसे ही चलेगा, कमेटी से कोई रास्ता नहीं निकले, कमेटी हमारे खिलाफ फैसला देगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि जाएगी इसमें। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई के दौरान चिंता जताई थी कि कानून पर कुछ दिनों के लिए रोक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंसा हो सकती है। कोर्ट की यह चिंता कितनी बड़ी है जो बताती है कि खून खराबे की धमकी से देश को चलाने की कोशिश हो रही है, कोर्ट को भी झुकाने की कोशिश होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब आप सोचिए ना कि सरकार का विरोध समझ में आता है, संसद के बनाए कानून का विरोध समझ में आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का विरोध ये समझ से परे है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई समिति में कुल 4 लोग होंगे। या आपकी जानकारी के लिए देशहित में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी में देखिए, भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान हैं, शेतकारी संगठन के अनिल घनवट हैं, इसके अलावा कृषि अर्थशास्त्री हैं अशोक गुलाटी। 4 नाम इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, भूपेंद्र सिंह मान, अनिल घनवट और अशोक गुलाटी जो कि कृषि अर्थशास्त्री हैं, और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के हैं प्रमोद कुमार जोशी। ये सबसे बड़ी चीज है कि ये कमेटी मामले की मध्यस्थता नहीं, समाधान निकालने की कोशिश करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को देगी। कमेटी को 10 दिन के अंदर पहली मीटिंग करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। पहली मीटिंग के 2 महीने बाद रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश, और जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। यानी कि 2 महीने सीधे तौर पर अभी के हिसाब से 10 दिन में बैठक करनी होगी, 2 महीने में रिपोर्ट देनी होगी, मतलब 2 महीने तक कम से कम किसान कानून पर रोक है। कानून पर रोक है लेकिन 2 महीने तक आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, किसान संगठनों ने सीधा तौर पर कह दिया कि वो कमेटी को नहीं मानते। किसानों का आरोप है कि कमेटी में तो वही लोग शामिल हैं जो पहले से कानून के पक्ष में है। किसानों ने भविष्यवाणी कर दी है, राकेश टिकैत ने भविष्यवाणी कर दी कि ये कमेटी तो हमारे खिलाफ फैसला देगी। किसानों ने कमेटी की बैठक में नहीं जाने का भी फैसला कर लिया। किसानों का धरना ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब कानून रुका, आंदोलन नहीं रुकेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि कमेटी पर यही सवाल कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट पर अविश्वास कांग्रेस पार्टी भी जाहिर कर रही है। कमेटी के गठन पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और किसान नेता राकेश टिकैत के सुर एक जैसे, मतलब कुछ किसान संगठन और कांग्रेस पार्टी दोनों नहीं चाहती कि कमेटी से कोई समाधान निकले। लोग चाहते ही नहीं हल निकले, चाहते हैं विवाद बना रहे, समाधान ना निकले, समस्या चलती रहे। 4 सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उसका हमने अध्ययन करने का प्रयास किया और वो काफी चौंकाने वाला है, काफी अजीबोगरीब है, क्योंकि हमने ये पाया कि वो 4 सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से ये निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं। किसानों से 3 काले कानून को खत्म करने वाली कमेटी के सदस्यों ने पहले ही ये कह दिया कि ये 3। सुना आपने, कांग्रेस पार्टी यहां तक कह रही कि समिति में तो मोदी जी के लोग हैं। अब सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है? इतना गंभीर आरोप सुप्रीम कोर्ट पर कि मोदी जी के लोग हैं समिति में। सुप्रीम कोर्ट में आज किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थकों की घुसपैठ का भी मुद्दा उठा। जी हां, जी न्यूज जिसका लगातार जिक्र करता रहा है कि किसान आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ, किसानों को खालिस्तान से बचाना है।
आज वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा कि सिख फॉर जस्टिस का प्रदर्शन में शामिल होना चिंता की बात है, क्योंकि यह संगठन खालिस्तान की मांग करता है। सिख फॉर जस्टिस के बैनर दिखाई दिए आंदोलन में, यह कोर्ट में कहा गया। यह संगठन अलग खालिस्तान चाहता है, आंदोलन में इसका क्या काम। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि वो पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि कुछ बाहरी तत्व विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, उनकी जमीन छीन ली जाएगी। एजी की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि किसान आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ हो गई है। ये एजी की तरफ से ऑन रिकॉर्ड कहा गया कोर्ट के अंदर। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिए कि प्रतिबंधित संगठन को लेकर आप हलफनामा दायर करें, आप ऑन रिकॉर्ड ये बात कहें। कोर्ट को इस पूरे मामले की जानकारी चाहिए। फिर एजी की तरफ से कहा गया कि कल हलफनामा देंगे और आईबी के रिकॉर्ड्स भी देंगे। जी न्यूज आप जानते हैं इकलौता चैनल है देश का जो लगातार किसानों के हित में, किसानों को खालिस्तानियों से बचाने की लगातार मुहिम छेड़ा हुआ था। किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ की तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखाता रहा। कोर्ट में आज इस मसले पर जताई गई चिंता एक तरीके से हमारी खबर पर मोहर मानी है। खालिस्तान पर जी न्यूज का खुलासा नंबर 1, किसान आंदोलन में आतंकी जगतार का पोस्टर। जी न्यूज के छिपे कैमरे से यह वीडियो 7 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया था। तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की थी। किसान आंदोलन में बब्बर खालसा के आतंकी जगतार सिंह हवारा का यह पोस्टर दिखा। पंजाब के 12वें मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा को योद्धा बताया गया। ये जो पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, एक ही बहुत ही गलत चीज है, बिल्कुल सही चीज नहीं है। इसमें एक बहुत ही इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा बहुत जरूरी है। खालिस्तान पर जी न्यूज का खुलासा नंबर 2, किसान आंदोलन में खालिस्तानी ट्रैक्टर। जी न्यूज ने यह खुलासा 30 नवंबर 2020 को किया था। यह जगह भी सिंघू बॉर्डर थी। सिंघू बॉर्डर पर जी न्यूज के कैमरे में AK-47 वाले ट्रैक्टर की तस्वीर रिकॉर्ड हुई। अगले दिन यानी 1 दिसंबर 2020 को सुबह भी यह ट्रैक्टर हमें उसी जगह पर खड़ा मिला। हिंदुओं भी चाहिए खालिस्तान, मुसलमानों भी चाहिए खालिस्तान। खालिस्तान पर जी न्यूज का खुलासा नंबर 3, आंदोलन की आड़ में आतंकी भिंडरावाले का समर्थन। जी न्यूज ने यह खुलासा 27 नवंबर 2020 को किया था। पंजाब के बरनाला में रेलवे ट्रैक पर कई प्रदर्शनकारी जमा थे। उनके हाथों में आतंकी भिंडरावाले के पोस्टर थे। खुलेआम मुझे चाहिए खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे। खालिस्तान पर जी न्यूज का खुलासा नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी। दिल्ली से लेकर पंजाब तक जी न्यूज ने लगातार आपको किसान आंदोलन की पल पल की तस्वीरें दिखाई। हमारे रिपोर्टर हर जगह मौजूद रहे, हर किसान की बात आप तक पहुंचाई, सरकार तक पहुंचाई। लेकिन 27 नवंबर को प्रदर्शनकारी किसानों की इसी भीड़ में हमें प्रधानमंत्री के लिए धमकी भी सुनाई दी। मीटिंग है ये अभी 24 तारीख रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर बैठे जे उस पर भी कुछ हल रहा हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या
हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उसके हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है, ये इंदिरा ठोकती मोदी। जी न्यूज ने लगातार कोशिश की है कि इन साजिशों से देश का अन्नदाता सावधान रहे, सरकार सतर्क रहे। ये वाकई चिंता की बात है और इसीलिए ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। देश हित में हमारे पास व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले देश के 40 करोड़ यूजर्स को सावधान करने वाली देश हित में आपके हित की बात। व्हाट्सएप एक नई पॉलिसी लाने वाला है, आप जानते हैं, सभी जानते हैं, जिसे लेकर जबरदस्त डिबेट छिड़ी हुई है, जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है कि अब यूजर का डेटा, नाम, उसकी जानकारी, दूसरी डिटेल्स व्हाट्सएप अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक से शेयर करेगा, फेसबुक से साझा करेगा। व्हाट्सएप ने कहा है, हालांकि सफाई आई है कि यूजर्स के प्राइवेट मैसेज, चैट, फोन कॉल पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन क्या व्हाट्सएप पर भरोसा किया जा सकता है? ये व्हाट्सएप की सफाई जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके लिए जानना जरूरी। व्हाट्सएप का मकसद सिर्फ फ्री में यूजर्स को सुविधा देना है क्या? मतलब अगर व्हाट्सएप की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी डेटा, आपकी चैट पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, तो हम ये सवाल पूछे कि क्या व्हाट्सएप पर भरोसा किया जा सकता है कि व्हाट्सएप का मकसद सिर्फ मुफ्त में यूजर्स को सुविधा देना है, या फ्री सुविधा की आपसे बहुत बड़ी कीमत वसूली जा रही है जो आपको पता भी नहीं है? ये जानने के लिए आज हमने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल से बात की। देखिए, पवन दुग्गल की तरफ से जो बताया गया, उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप से आपकी जिंदगी की हर वो जानकारी लीक हो सकती है जो आपके फोन में सुरक्षित है। फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड किया तो फोन के अंदर कोई भी जानकारी वो व्हाट्सएप के पास पहुंच जाएगी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से आपकी प्राइवेट, निजी, सोशल, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, यानी जो भी जानकारियां कंपनियों के काम की है, प्रोफाइलिंग हो जाती है ना डेटा की। जब इस तरह का डेटा आता है तो उसकी अलग कीमत होती है, तो डेटा की प्रोफाइलिंग हो जाती है। वो तमाम डेटा जो कंपनियों के जानकारी का है वो बाजार में बिकेगा। आपका डेटा आपकी बिना परमिशन के वो बाजार में बिकेगा, यानी कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट है। देखिए, किसी को फोन से पैसे ट्रांसफर किए तो लेन देन की जानकारी व्हाट्सएप को मिल जाएगी। क्या क्या चीजें जो हैं, क्या क्या होता है कि आपने अगर किसी को फोन से पैसे ट्रांसफर किए तो लेन देन की जानकारी व्हाट्सएप को मिल जाएगी। ये पवन दुग्गल का दावा है। अब आपकी लेन देन की जानकारी में क्या होगा? आप किस बैंक के ग्राहक हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये उनको पता लग जाएगा। अकाउंट बैलेंस पता उनको लग जाएगा व्हाट्सएप को, जो फेसबुक को शेयर करेगा। आपने किसे पैसे भेजे हैं ये जो है पर्सनल नहीं रहेगा। आपका यूजर नेम, पासवर्ड क्या है, ये जो है व्हाट्सएप शेयर करेगा। आप हर महीने कितना लेन देन, ट्रांजैक्शन क्या होती है, क्योंकि वो आप फोन से कर रहे हैं, वो उनके पास होगा, वो डेटा शेयर हो जाएगा फेसबुक से। आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या कोई और कार्ड या क्रेडिट कार्ड, आपका फोन किस मॉडल का है, किस कंपनी का है, ये पवन दुग्गल का दावा है। देखिए, आपकी जानकारी किसके काम की, मतलब देखिए, अब सबसे बड़ी चीज है बैंक्स जब फोन आते हैं बार बार, लोन कंपनी के, क्रेडिट कार्ड कंपनी के, फोन कंपनी के, फाइनेंशियल ऐप, ये भी पवन दुग्गल का दावा है कि इससे फिर आपका डेटा जो है वो बेचा जाता है। अगर आप परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और नौकरी व्यापार में संपर्क बनाए रखने के लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी क्या आपको बाजार का सामान बना रही है? ये जानने के लिए जी न्यूज ने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल से बात की और उन्होंने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। पवन दुग्गल के मुताबिक अगर आप अपने फोन से किसी को पैसे भेजते हैं तो व्हाट्सएप के पास उससे जुड़ी जानकारी पहुंच जाएगी, जैसे कि आपने किसे पैसे भेजे, कितने पैसे भेजे, पैसे भेजने में बैंक अकाउंट का इस्तेमाल हुआ या फिर डेबिट कार्ड का, आपने पैसे जिस फोन से भेजे वो किस कंपनी का है, उसका मॉडल नंबर क्या है, आपने पैसे भेजने के लिए किस ऐप का इस्तेमाल किया। हम लोगों को जल्दी होती है कोई ऐप डाउनलोड करने की, चाहे पीयर प्रेशर हो या कुछ हो, तो हम बिना सोचे समझे, बिना टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े हुए हर चीज में आई एक्सेप्ट, आई एग्री वाला बटन दबाते चलते हैं। यहाँ तक कि हम उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं पढ़ते, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी नहीं पढ़ते, और जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं तब कई देर बाद हमको पता लगता है कि भाई हमने तो अपनी सारी निजता खो दी। क्यों? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस में इन्होंने मुझसे सारी परमिशंस ले ली,
मेरे से एक्सेस ले लिया मेरे कॉन्टैक्ट्स का, मेरे से एक्सेस ले लिया मेरी गैलरी का, और विभिन्न प्रकार की मेरी जो प्राइवेट जानकारी है ये ऐप लगातार एकत्रित करता जा रहा है। यानी आपका फोन ही आपकी निजी जानकारियों की डकैती का सबसे बड़ा हथियार है। अब समझिए कि व्हाट्सएप को आपकी निजी जानकारियां जुटाने से फायदा क्या होगा। व्हाट्सएप से ये सारा डेटा फेसबुक के पास जाएगा। करोड़ों लोगों की जानकारियों को रखने के लिए फेसबुक जैसी कंपनियों ने बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाए हैं और ऐसी जानकारियां दुनिया की सैकड़ों कंपनियों को बेची जाएगी। जैसे आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आप किस बैंक के ग्राहक हैं, आप महीने में कितना पैसा खर्च करने की क्षमता रखते हैं, आप ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या डेबिट कार्ड का, आप किस चीज की खरीद में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। ये जानकारियां उन कंपनियों को बेची जाएंगी जिनके लिए आप उनके बिजनेस को बढ़ाने का सामान बन सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जब आपके इस प्राइवेट स्पेस में अनावश्यक तरीके से घुसता है और आपकी जो निजता है उसका उल्लंघन करता है, सेंध डालता है, तो उसे हम प्राइवेसी ब्रीच बोलते हैं। ये प्राइवेसी ब्रीच न केवल आपकी पर्सनल तस्वीरें, आपकी पर्सनल वीडियोस को कॉपी करके बाहर प्रकाशित करना, बल्कि साथ ही साथ आपका जो महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डेटा है, आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपके डेबिट कार्ड डिटेल्स, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, अगर उसको भी कॉपी किया जाता है तो वो आपकी डेटा निजता का ब्रीच माना जाता है। शाबाशियां। जी आज पूरा भारत वैक्सीन बनाने वाले अपने वैज्ञानिकों को, अपने साइंटिस्ट को शाबाशियां ही दे रहा है। नमस्कार, देशहित के इस हिस्से में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं, आपको ये बताने के लिए कि किस तरह से पूरी दुनिया इस वक्त भारत को, हमारे और आपके देश को शाबाशियां दे रही है। कोरोना की एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन बनाने वाला हिंदुस्तान 4 दिन बाद विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है और इसी क्रम में आज से देश के अलग अलग शहरों में वैक्सीन पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन की अब तक 54,71,000, ध्यान से सुनिए, 54,71,000 डोजेस देश के 13 शहरों में पहुंच चुकी हैं और वो भी Z+ सिक्योरिटी में। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविशील्ड वैक्सीन दी जानी। वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। दूसरी डोज में 4 हफ्ते का अंतर रखा जाएगा। कोविशील्ड की कीमत आपको बता दें, क्योंकि ज्यादातर लोग ये जानना चाहेंगे, तो 200 रुपए प्रति डोज होगी। तो कोवैक्सीन की कीमत भी ज्यादा नहीं, 206 रुपए प्रति डोज। ये कीमत सरकार के लिए है, आपके लिए नहीं। अब आपको सबसे पहले हम वैक्सीन की ये Z+ यात्रा की तस्वीरें दिखाते हैं। जब कोई योद्धा युद्ध लड़ने मैदान में जाता है तो घर से निकलते समय परिवार की महिलाएं उस योद्धा को तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और भगवान से विजय की कामना करती हैं। वैक्सीन यात्रा की कहानी भी ऐसी ही है। विश्व की सबसे बड़ी महामारी बन चुके कोरोना के खिलाफ पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से जब कोविशील्ड वैक्सीन से लदा पहला कंटेनर निकला तो पहले उसकी पूजा हुई। इस महिला पुलिस कर्मी ने MH12 SF 3607 नंबर वाले इस कंटेनर पर तिलक लगाया, आरती की और नारियल फोड़कर विजय पथ पर विदा किया। इसके साथ ही वैक्सीन की Z+ यात्रा का आरंभ हो गया। Z+ सिक्योरिटी में वैक्सीन के रथ सीरम इंस्टीट्यूट से पुणे एयरपोर्ट तक निकले और उसके बाद एयरपोर्ट से विमान में सवार होकर देश के अलग अलग शहरों में पहुंचे। दिल्ली, करनाल, चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी और पटना में भी पुणे से चली कोविशील्ड वैक्सीन पहुंच चुकी है। देश भर में 54,72,000 डोजेज ऑलरेडी, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वहां रिसीव हो गई हैं।
और 100% डोजेस 14 जनवरी 2021 तक रिसीव हो जाएंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अलग अलग शहरों में भी एयरपोर्ट से मुख्य सेंटर तक वीवीआईपी वैक्सीन को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, यानी वैक्सीन की गाड़ी के आगे पायलट वैन थी जिसमें 7 से 8 सुरक्षा कर्मी मौजूद थे और पीछे स्कॉट वैन का सुरक्षा घेरा था जिसमें करीब 8 से 10 पुलिसकर्मी मौजूद थे। वैक्सीन के प्रमुख सेंटर में जहां एयरपोर्ट से लाकर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है वहां सुरक्षा कर्मियों का मजबूत घेरा है। पुलिस की संख्या कितनी हो ये स्थानीय प्रशासन पर निर्भर है और इसे बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ये दिल्ली के एयरपोर्ट की तस्वीर है। एयरपोर्ट पर वैक्सीन के पहुंचने के तुरंत बाद उसको खास कोल्ड कंटेनर वैन में रखा गया और यहां से उसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया जहां पर वैक्सीन के रख रखाव के लिए खास व्यवस्था बनाई गई थी। गाइडलाइन के हिसाब से SOP है, उसके अंदर कभी भी जो भी स्टोरेज इक्विपमेंट होते हैं उसका टेम्परेचर 24/7 रिकॉर्ड होता है, जो एक टाइमिंग है उसके हिसाब से। और ये कोशिश की जाती है कि जब भी सुबह शाम उसकी रिकॉर्डिंग होती है और वो एक प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर दैट शुड बी देयर। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वैक्सीन के 22 बॉक्स पहुंचे। एक बॉक्स में वैक्सीन की 12,000 डोज हैं, यानी 2,64,000 कोरोना वैक्सीन डोज इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, जो पहले से तय किए गए लोगों को दी जानी है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वैक्सीन पहुंच चुकी है। 2,64,000 जो डोज हैं वो लोड किए गए हैं और उनको यहां पर स्टोर किया जाएगा। जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है वहां पर वैक्सीन को रखा जाएगा और वहीं से दिल्ली के जो अलग अलग सेंटर्स हैं वहां पर वैक्सीन को भेजा जाएगा। 16 तारीख से दिल्ली में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। और तस्वीर में देखिए किस तरह से तालियां बजाकर यहाँ पर जो स्टाफ है अस्पताल का उसने वैक्सीन का स्वागत किया है। वैक्सीन के बॉक्स में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं और विश्व को जगाने वाला संदेश भी। यहाँ लिखा है सर्वे संतु निरामया, जिसका अर्थ होता है सभी रोग मुक्त हो, कोई बीमार न रहे। वैक्सीन के जरिए ये भारत का विश्व कल्याण मंत्र है। कोविशील्ड वैक्सीन के इस बॉक्स पर एक्सपायरी डेट भी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तारीख की है? वो तारीख है 29 अक्टूबर 2020, यानी 29 अक्टूबर 2020 को वैक्सीन बनी और एक्सपायरी डेट है 26 अप्रैल 2021, यानी 26 अप्रैल से पहले इस बॉक्स में रखी गई वैक्सीन की 1200 डोज लगानी होगी। फिलहाल ये वैक्सीन खुले मार्केट में नहीं मिल रही है क्योंकि ये नॉट फॉर सेल है। इसके अलावा इसे किस तापमान पर स्टोर किया जाना है उसकी भी डिटेल्स इस पर लिखी हैं। ये है 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच। गुजरात के अहमदाबाद में वैक्सीन की खेप जब पहुंची वहां पर उसका जोरदार स्वागत हुआ। जिस कोल्ड रेफ्रिजरेटेड वैन में कोरोना की वैक्सीन को सेंटर तक ले जाना था उसको फूलों से सजाया गया था। हरी झंडी दिखाकर उसे सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सेंटर तक के लिए रवाना किया गया। यही नहीं, जब वैक्सीन अपने कोविड सेंटर पर पहुंची तो वैक्सीन का स्वागत कुमकुम के टीके से किया गया। 2,76,000 वैक्सीन की डोज अहमदाबाद, गांधीनगर और भावनगर भेजी जा रही हैं। बेंगलुरु में भी कोविशील्ड की 6,47,500 डोज पहुंची। एयरपोर्ट पर वैक्सीन की खेप पहुंचने के बाद उसकी कोल्ड चेन टूटने नहीं दी गई। वहां से उन्हें वैन के जरिए अलग अलग सेंटर्स पर भेजा गया। कोरोना काल की सबसे अच्छी तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस वक्त कर्नाटका में जो है वैक्सीन पहुंच गई है। आज सुबह ये वैक्सीन हवाई जहाज के द्वारा एयरपोर्ट पहुंची और उसके बाद इसको यहाँ पर बेंगलुरु में आनंदराव सर्कल में ला करके रखा गया है। जो जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दी गई है, इस वक्त कर्नाटका को 6,47,500 डोजेज वैक्सीन मिल चुकी है। ये पहली खेप है और उसके बाद अगली खेपें आएंगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोरोना की लड़ाई में काउंटडाउन शुरू हो गया है और वैक्सीन के साथ धीरे धीरे कोरोना को अब यहाँ से जाना होगा। हैदराबाद में वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने के बाद वही चुनौती थी जो हर जगह है, वो है कोल्ड चेन को बनाए रखना।
यहाँ भी वैक्सीन को रेफ्रिजरेटेड वैन में रखा गया ताकि वो खराब न हो। आज जो कंसाइनमेंट आया है उसकी डिटेल्स बताइए हैदराबाद इंटरनेशनल। ये जो कंसाइनमेंट है ये सीरम इंस्टीट्यूट से आई है और ये अभी आई है हैदराबाद और विजयवाड़ा के लिए, 2 डेस्टिनेशन के लिए आई है। अभी 870 किलो इधर आई है और ये भी डिस्ट्रीब्यूट इमीडिएटली हो गए। विदिन 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर हमने इसको निकाल दिया है और इसमें कोई देरी नहीं हुई है। और हैदराबाद एयरपोर्ट पूरी तरह से गियर्ड है कि ये कार्गो हैंडल कर पाए। हमने भी एक्सपेंशन भी थोड़ा काम किया है जिसमें हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है। अब आपको बताते हैं कैसे वैक्सीन आपके सेंटर तक पहुंचेगी। सबसे पहले केंद्र सरकार इस वैक्सीन को हवाई जहाज के जरिए राज्यों तक पहुंचाएगी। फिर हवाई अड्डे से इन्हें एक रेफ्रिजरेटेड वाहन में रखकर कोल्ड रूम्स तक ले जाया जाएगा। इसके बाद वैक्सीन को आइस बॉक्सेस में रखकर स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा, जहां इन वैक्सीन को 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर किया जाएगा। फिर इन्हें छोटे आइस बॉक्सेस में वैक्सीनेशन कैंप्स तक पहुंचाया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया पर जीपीएस द्वारा नजर रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो हमने आपको दिखाई वैक्सीन की संपूर्ण यात्रा। अब अगली खबर का रुख करते हैं। तो बीजेपी अगर राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाएगी तो इसे आप खबर नहीं मानेंगे, लेकिन अगर, अब ध्यान से सुनिए, कांग्रेस राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगने सड़क पर उतरे तो मौजूदा हालात में ये खबर तो बनती है। मध्य प्रदेश के भोपाल में यही हुआ है। कांग्रेस के नेता राम मंदिर के लिए चंदा मांग रहे हैं और राजीव गांधी के नाम पर मंदिर निर्माण का श्रेय ले रहे हैं। राम मंदिर निर्माण का श्रेय राजीव गांधी को। क्या है पूरी खबर, डिटेल्स इस रिपोर्ट में। इस अकाउंट में ही पैसे डालना, रसीद मत कटाना, मत देना कहीं, चंदा मत देना। बोलो सियावर रामचंद्र की। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं की ये तस्वीरें हैं, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, कांग्रेस पार्टी को भगवान श्री राम की याद क्यों आई? कांग्रेस पार्टी चंदा अभियान चला रही है और साथ ही बड़ी बात ये हो जाती है, नेता श्रेय दे रहे हैं राजीव गांधी को। वो कह रहे हैं राम मंदिर निर्माण का श्रेय अगर किसी को जाता है, राम मंदिर का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। चंदा कलेक्ट किया जा रहा है राम मंदिर के लिए, लेकिन जरा सोचिए, इन्हीं की पार्टी के थे ना कपिल सिब्बल क्या कहते थे? राम, भगवान राम, उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं, राम सेतु, उन्हें काल्पनिक बताने वाले कौन थे जिन्होंने कोर्ट में जाकर ये कहा कि इलेक्शन के बाद तक के लिए राम मंदिर पर जो सुनवाई है उसे पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश इलेक्शंस में की जा सकती है। देखिए पूरी रिपोर्ट, पूरी खबर आपको समझा दें। इस अकाउंट में ही पैसे डालना, रसीद मत कटाना, मत देना कहीं, चंदा मत देना। बोलो सियावर रामचंद्र की। भोपाल के बाजार में रामचंद्र की जय जयकार करने वाले ये लोग बीजेपी के नहीं, बजरंग दल के भी नहीं, ये सभी कांग्रेस के हैं। क्यों हैरान रह गए? कहीं आपको भी आश्चर्य तो नहीं हुआ? हमें हुआ, क्योंकि इन कानों को कांग्रेस के मुख से इस तरह ना तो श्री राम के लिए चंदा मांगते देखा है, ना ही बीजेपी के अंदाज में श्री राम का जय घोष है। अब सवाल है कि भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा क्यों मांग रहे हैं और राजीव गांधी की तस्वीर वाला ये पर्चा क्यों बांट रहे हैं? इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि कांग्रेस इस बात से परेशान है कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने के काम में बीजेपी के कार्यकर्ता जोर शोर से शहर शहर घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि राम मंदिर निर्माण का श्रेय बीजेपी ले रही है, जबकि कांग्रेस को लगता है कि उसकी भूमिका देश भर में एक खलनायक की हो गई है। इसीलिए अपनी छवि को बदलने के लिए उसे राजीव गांधी की छवि का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। राजीव गांधी जी ने
भूमि पूजन किया था जब वो प्रधानमंत्री थे। रामलला का मंदिर का ताला भी उन्होंने खुलवाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिए। जो प्रधानमंत्री में एटीएम, सीटीएम, पीटीएम जो है, इनके माध्यम से तो चंदा मत दो, कूपन में मत दो, क्योंकि पहले भी चंदाखोरी हुई है और पैसा कहाँ गया आज तक पता नहीं, ईंटों का पता नहीं। ये चंदा कर रहे हैं क्रेडिट नहीं है, चंदा। 1986 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि के ताले खुलवाए थे। ये ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन कांग्रेस के नेता इस ऐतिहासिक तथ्य को पेश करते हुए बार बार ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया था। मनमोहन सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को काल्पनिक बताया था। राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दलील दी थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि अच्छा हिंदू नहीं चाहेगा ढांचा गिराकर राम मंदिर। पी चिदंबरम ने राम मंदिर पर बिल लाने को असंवैधानिक बताया और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि राम भी नहीं चाहेंगे विवादास्पद स्थल पर मंदिर बने। श्री राम और राम मंदिर के खिलाफ कांग्रेस के ऐसे बयानवीरों को देश कैसे भुला? भोपाल के कांग्रेस नेताओं को ये जरूर सोचना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.